हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा ट्राइबल स्टेट जो 13th सेंचुरी के एंड में एनाटोलिया के कोने में एग्जिस्ट करता था, धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि उसने 3 कॉन्टिनेंट्स पर अपना झंडा गाड़ दिया और फिर 600 साल तक दुनिया की पॉलिटिक्स, रिलीजन और ट्रेड को शेप करता रहा, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये है ऑटोमन एम्पायर की रियल स्टोरी। एक ऐसी एम्पायर जो 1299 से लेकर 1922 तक दुनिया के मैप पर छाई रही। आज हम इस वीडियो में ऑटोमन एम्पायर को बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से समझेंगे। कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, कैसे अपने पीक पर दुनिया का एक सुपर पावर बना और फिर कैसे धीरे धीरे गिरता चला गया। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ऐसे ही डीप एंगेजिंग हिस्ट्री ब्रेकडाउन्स आप तक आते रहें। अब चलिए शुरू करते हैं। उस वक्त से एनाटोलिया, जो आज का टर्की है, वहां छोटे छोटे टर्किश प्रिंसिपैलिटीज एग्जिस्ट करते थे। इन्हीं में से एक था ऑस्मन I का स्टेट और इसी नाम से ऑटोमन शब्द बना। अराउंड 1299 के आसपास ऑस्मन I ने अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। यहीं से ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई। शुरुआत में ये एक छोटा सा फ्रंटियर प्रिंसिपैलिटी था। लोकेशन बाइजेंटीन एम्पायर के बॉर्डर पर। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही छोटा सा स्टेट एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करेगा? ऑस्मन के सक्सेसर्स ने मिलिट्री एक्सपेंशन पर फोकस किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना एरिया एनाटोलिया से बाहर यूरोप की तरफ बढ़ाना शुरू किया। 14th सेंचुरी के बीच तक ऑटोमन्स बाल्कन्स में एंट्री कर चुके थे। यहीं से उनका यूरोपियन एक्सपेंशन बिगिन हुआ। उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन थी और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें सिर्फ जीतना नहीं आता था, कंट्रोल करना भी आता था। कॉन्कर्ड टेरिटरीज को एफिशिएंटली इंटीग्रेट किया गया। ग्रेजुअली उनका स्टेट एक स्ट्रक्चर्ड एम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगा, जहां सुल्तान सुप्रीम अथॉरिटी था और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज थी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1453 में। सुल्तान महमद II, टारगेट कॉन्स्टेंटिनोपल। ये सिटी बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल थी और सेंचुरी से क्रिश्चियन वर्ल्ड का एक मेजर सेंटर। जब कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा, बाइजेंटीन एम्पायर का एंड हो गया। ऑटोमन्स ने इस हिस्टोरिक सिटी को अपनी कैपिटल बना लिया और बाद में ये इस्तांबुल के नाम से जाना गया। सोचिए, एक सिटी जो रोमन और बाइजेंटीन रूलर्स के कंट्रोल में थी, अब एक इस्लामिक एम्पायर का सेंटर बन गई। कितना बड़ा सिविलाइजेशनल शिफ्ट था ये। महमद II के बाद एक्सपेंशन और अग्रेसिव हो गया। फिर आते हैं सलीम I और फिर सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ये पीरियड ऑटोमन एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है। सलीम I ने सीरिया, इजिप्ट और अरेबिया जैसे रीजन्स को कंट्रोल में लिया। इसी पीरियड में ऑटोमन सुल्तान्स ने कैलिफ का टाइटल अडॉप्ट किया। अब उनका पॉलिटिकल पावर ही नहीं, रिलीजियस अथॉरिटी भी स्ट्रांग हो गया। एम्पायर इस्लामिक वर्ल्ड में एक सेंट्रल पोजीशन पर आ गया। इमेजिन कीजिए, एक रूलर जो सिर्फ टेरिटरी का किंग नहीं, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर भी माना जा रहा है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के टाइम पर एम्पायर अपने टेरिटोरियल पीक पर था। यूरोप में हंगरी तक इन्फ्लुएंस, नॉर्थ अफ्रीका के रीजन्स, मिडिल ईस्ट का बड़ा हिस्सा, 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उस वक्त ये दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटीज में से एक था। लेकिन क्या हर एम्पायर जो पीक पर होता है हमेशा स्ट्रांग रहता है? यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। 16th सेंचुरी के एंड और 17th सेंचुरी में एक्सपेंशन स्लो होने लगा। यूरोप में पावरफुल स्टेट्स राइज कर रहे थे। वियना जैसे कैंपेन्स में स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिला। धीरे धीरे मिलिट्री चैलेंजेस और टेरिटोरियल लॉसेस शुरू हुए। रशो टर्किश वॉर्स, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स, यूरोपियन पावर्स का प्रेशर। एक वक्त था जब ऑटोमन्स एक्सपैंड कर रहे थे और अब एक वक्त आया जब उन्हें अपनी टेरिटरी बचाने में स्ट्रगल करने लगे। सोचिए, जब एक एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर रूल करता हो, उससे अपने बॉर्डर्स सिक्योर करने में स्ट्रगल होने लगे, क्या सिग्नल होता है ये? 19th सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर को यूरोप का सिक मैन कहा जाने लगा। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रेशर, एक्सटर्नल मिलिट्री डिफीट्स सब एक साथ बढ़ रहे थे। बाल्कन्स में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स राइज करने लगे। कई रीजन्स इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगे। एम्पायर की यूनिटी चैलेंज होने लगी। फिर आता है 20th सेंचुरी का बिगिनिंग, वर्ल्ड वॉर I। ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स के साइड पर वॉर ज्वाइन किया।
ये डिसीजन उनके फ्यूचर के लिए क्रिटिकल साबित हुआ। वॉर के एंड तक एम्पायर डिफीट हो चुका था। एलाइड पावर्स ने उसकी टेरिटरीज डिवाइड कर दी। 1922 में सल्तनत एबॉलिश कर दी गई। सेंचुरीज पुरानी इंपीरियल सिस्टम ऑफिशियली खत्म हो गई। 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की डिक्लेयर हुआ और एक नए एरा की शुरुआत हुई। 600 साल तक जो एम्पायर दुनिया की पॉलिटिक्स और रिलीजन में सेंट्रल रोल प्ले करता रहा, वो ऑफिशियली हिस्ट्री बन चुका था। लेकिन क्या ऑटोमन एम्पायर सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर था? नहीं, उसने एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस लीडरशिप के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप किया। बॉल्कन्स के क्रिश्चियन से लेकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम्स तक अलग अलग कम्युनिटीज उस एम्पायर का हिस्सा थीं, और एम्पायर ने इन सबको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के थ्रू गवर्न किया। ये सिर्फ कॉन्क्वेस्ट की कहानी नहीं थी, ये गवर्नेंस, अडैप्टेशन और सर्वाइवल की कहानी भी थी। जब हम ऑटोमन एम्पायर को देखते हैं तो हमें सिर्फ वॉर्स और सुल्तान्स नहीं देखने चाहिए, हमें देखना चाहिए 600 साल का एवोल्यूशन, राइज, पीक, डिक्लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन। एक छोटा सा फ्रंटियर स्टेट 1299 में शुरू होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल जैसी हिस्टोरिक सिटी कैप्चर करता है, कैलिफेट अथॉरिटी होल्ड करता है, 3 कॉन्टिनेंट्स पर स्प्रेड होता है, फिर नेशनलिस्ट वेव्स और ग्लोबल वॉर के बीच डिसॉल्व हो जाता है। ये साइकिल हमें क्या सिखाता है? शायद ये कि कोई भी एम्पायर परमानेंट नहीं होता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों न हो। हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है, पावर डायनामिक होती है। हर सिविलाइजेशन को अडैप्ट करना पड़ता है, वरना वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। ऑटोमन एम्पायर की स्टोरी सिर्फ टर्की की हिस्ट्री नहीं है, ये यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री है, जिसका इम्पैक्ट आज के मॉडर्न पॉलिटिकल बाउंड्रीज में भी इनडायरेक्टली दिखाई देता है। और जब आप अगले बार वर्ल्ड मैप देखें तो सोचिए, एक वक्त था जब इस मैप का इतना बड़ा हिस्सा एक ही एम्पायर के अंडर था। अगर आप उस एरा में होते तो क्या आप एक एक्सपैंडिंग सुपर पावर का हिस्सा बनना पसंद करते या एक डिक्लाइनिंग एम्पायर का साइलेंट विटनेस? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि हिस्ट्री तभी जिंदा रहती है जब हम उसे समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।